हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी। और आज जो हम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9, जो कि है वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स। इसका वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट। तो इसमें हम ऐसे विलेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। ठीक है, लाइक वहाँ पे अलग अलग तरीके की चीज़ें पाई जाती थी। एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत वो अच्छे थे वो लैंड्स, और जो वहाँ आयरन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता था। ठीक है, एंड थ्राइविंग टाउन्स, थ्राइविंग मतलब होता है संपन्न, मतलब किसी चीज़ की कमी ना हो। ठीक है, तो जो विलेजेस में जो भी प्रोडक्ट वो लोग प्रोड्यूस करते थे वो सारी चीज़ें क्या है शहर में जाके बेचते थे, जिससे कि क्या है जो शहर है वो संपन्न बन जाता था। ठीक है, वहाँ पे जो है सारी चीज़ें अवेलेबल होती थी। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में एक छोटी सी स्टोरी दी है प्रभाकर की, जो कि ब्लैक स्मिथ मतलब कि लोहार की शॉप में है। ठीक है, तो प्रभाकर एट दी ब्लैक स्मिथ शॉप। तो देखिए इसमें है प्रभाकर सैट वॉचिंग द स्मिथ एट द लोकल शॉप। प्रभाकर क्या है जो एक लोकल शॉप में बैठा हुआ है, मतलब उसके घर के ही अगल बगल एक शॉप है। ठीक है, वहाँ पे प्रभाकर बैठा हुआ है और वो जो लोहार है ना उसको देख रहा है। ठीक है, उसको आराम से देखने में लगा है। There was a small bench on which iron tool like axes and sickles were laid out. वहाँ पे क्या है ना, जहाँ वो बैठा है वहाँ पे लोहार की दुकान में एक छोटी सी क्या है बेंच है। ठीक है, उस बेंच में आयरन जो लोहे से बने गए टूल्स हैं, जैसे कि एक्सेस, कुल्हाड़ी, सिकल्स जो है वहाँ पे उसने मतलब रख रखे हैं उस बेंच के ऊपर, मतलब सेल के लिए, उसको बेचने के लिए वहाँ पे उसने कुल्हाड़ी और आयरन के टूल्स रख रखे हैं। ठीक है, A bright fire was burning and two men were heating and beating metal rods into shape. और वो देखता है कि वहाँ पे एक बहुत ही ब्राइट फायर जो है, बहुत ही मतलब चमकीली हुई आग जो है वहाँ पे उठ के आ रही है, और दो आदमी हैं वहाँ पे जो क्या कर रहे हैं, मेटल रॉड है वहाँ पे उसको हीट भी कर रहे हैं और उसको बीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं, पहले हीट कर रहे हैं, थोड़ा आयरन को मेटल रॉड को पिघला रहे हैं, फिर उसको बीट कर रहे हैं, मतलब उस पर मार रहे हैं ताकि क्या है वो रॉड एक अच्छे से शेप में आ जाए। ठीक है, और जो मतलब बहुत ही गर्मी क्योंकि हीट आ रही है वहाँ पे, वो मतलब फायर जला रहे, तो इससे क्या है बहुत ही गर्मी हो रही है वहाँ पे, और वो बीटिंग कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा क्या है नॉइज़ भी आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है जो चीज़ हो रही है ना वहाँ पे, जो वो बन रहा है आयरन, ठीक है, जो उससे टूल्स बन रहे हैं, उसको देखने में जो है प्रभाकर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, इसमें हमें बताया गया है कि पहले हम जो आयरन टूल्स थे ना उससे एग्रीकल्चर करते थे, आयरन के टूल्स से हम अपने खेत को खोदा करते थे। ठीक है, तो यही पढ़ेंगे। तो देखिए, वी ऑफन टेक द यूज़ ऑफ आयरन फॉर ग्रांटेड टुडे। आज देखिए हम आयरन का जो यूज़ है ना वो ग्रांटेड ले लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि आयरन जो है वो हमेशा से ही अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग तो आयरन ढूंढ नहीं रहे हैं आज अभी। ठीक है, तो हम क्या सोचते हैं कि आयरन जो है वो हमेशा से ही अवेलेबल है, क्योंकि क्या है जो हम मतलब ग्रांटेड ले लेते हैं आयरन को, क्योंकि जो आयरन और स्टील से चीज़ें बनी हुई है वो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, थिंग मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर पार्ट ऑफ अर डेली लाइफ। ठीक, अब देखिए हम जिस घर में ही रह रहे हैं उस घर को बनने में ही कितना ज़्यादा आयरन लगा है, और हम अपने डे टू डे में जितनी भी चीज़ें यूज़ करते हैं कितनी ऐसी चीज़ें हैं उसमें जो आयरन की बनी हुई हैं। ठीक है, कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो स्टील की बनी हुई है, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में आयरन और स्टील का यूज़ करते हैं। ठीक है, The use of iron began in the subcontinent around 3000 year ago. तो जो ये आयरन का यूज़ है ना सब कॉन्टिनेंट मतलब हमारी कंट्री में, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ था? 3000 साल पहले से ही जो ये है आयरन का यूज़ हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गया था। Some of the largest collections of iron tools and weapons were found in the megalithic burials about which you read in chapter 5. अब देखिए हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था ना मेगालिथिक ब्यूरियल्स। मेगालिथिक ब्यूरियल्स क्या होता था? मेगालिथिक मतलब क्या होता है? बहुत बड़े पत्थर होते हैं। ठीक है, मेगा मतलब बहुत बड़े, लिथिक मतलब पत्थर, जो बहुत ज़्यादा बड़े पत्थर होते हैं। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था ना कि उन पत्थरों से जो है हम बहुत बड़े बड़े पत्थर रख के गोल टाइप का बना लेते, सर्कल जैसा। फिर वहाँ पे क्या है जो मर जाते थे लोग उन्हें दफनाते थे ना,
तो यहाँ पे क्या है, हमें इस मेगालिथिक ब्यूरियल में हमें बहुत ही ज़्यादा लार्ज कलेक्शन ऑफ आयरन और स्टील जो है हमें वेपन्स, यहाँ पे आयरन टूल्स एंड वेपन यहाँ पे हमें मेगालिथिक ब्यूरियल्स में मिले हैं आज से 3000 साल पहले। फिर है अराउंड 2500 ईयर्स अगो देयर इज़ एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन टूल्स। फिर आज से 2500 साल पहले हमें ऐसी भी बहुत सी चीज़ें मिली है जिससे कि हमारे पास ये एविडेंस है, मतलब एक सबूत है कि जो आयरन है ना उसका यूज़ जो है बहुत ही ज़्यादा होता था। मतलब आज ही नहीं, आज से लाइक 1000, 2000, 3000 साल पहले भी लोग आयरन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। जैसे कि these included access for clearing forest and the iron plowshare. As we had seen, the plowshare was useful for increasing agriculture production. तो देखिए जो ये आयरन टूल्स होते थे ना, इसमें क्या होता था, एक्सेस कुल्हाड़ी होती थी जिसमें क्या करते थे पहले के लोग, फॉरेस्ट जो जंगल होते थे उसको क्या करते थे, क्लियर करते थे आयरन के टूल से, पहले एक्सेस से। फिर उसके बाद आयरन प्लोशेयर होता था, आयरन प्लोशेयर से क्या करते थे, जो भी उन्होंने पेड़ वेड़ काटे हैं वहाँ पे एक्सेस से, ठीक है, पूरा लैंड एक अवेलेबल मिल गया उनको, उसके बाद वो लोग क्या करते थे, उस खेत को जो है खोदते थे, ठीक है, आयरन प्लोशेयर से। हमने चैप्टर 6 में भी पढ़ा है इसके बारे में। तो जैसे अगर हम खेत को खोदते हैं ना अच्छी तरीके से, तो उससे क्या होता है, हमारी जो एग्रीकल्चर है ज़्यादा क्रॉप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम खेत को अच्छे से खोदते हैं, सॉइल उससे फर्टाइल भी होती है। तो देखिए हम आयरन का यूज़ पहले से ही एग्रीकल्चर पर्पस के लिए भी कर रहे थे। जैसे पेड़ काटे, लैंड जो अवेलेबल है उसमें क्या है, प्लोशेयर से लैंड खोदे, ठीक है, ज़मीन खोदी, फिर उसमें क्रॉप्स उगाई। अब देखिए यहाँ पे आयरन टूल्स भी दिखाए हैं आपको जो पहले लोग यूज़ करते थे, ठीक है, ये देखिए ये आयरन टूल्स हैं यहाँ पे दिखाए हैं आपको, जैसे कि सिकल, टोंग, एक्सेस, यही दिखाए हैं आपको। फिर है अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन। अब देखिए एग्रीकल्चर का मतलब और भी ऐसे स्टेप्स थे जिससे कि क्या है, हम जो हम क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं वो ज़्यादा ग्रो हो, प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते थे, ठीक है। एक तो हम क्या करते थे, एक तो हम लोगों ने क्या किया कि फॉरेस्ट क्लियर किए, उसको प्लोशेयर से जो है खोदा, तो उससे जो है थोड़ी हमारी ज़मीन अच्छी हो गई। और दूसरी हम चीज़ें क्या करते थे कि हम इरिगेशन करते थे। इरिगेशन मतलब सिंचाई, पानी से जो हम सिंचाई करते हैं ना, जब भी आप देखते होंगे घरों में भी, अगर आपके घर पे खेती होती हो तो खेतों में जब क्रॉप्स लगाते हैं तो उसके बाद उसमें पानी बहुत डालते हैं ना, इरिगेशन बहुत ज़्यादा होता है, सिंचाई करते हैं उसमें। इससे क्या होता है, हमारी क्रॉप अच्छी प्रोड्यूस होती है, ज़्यादा क्रॉप प्रोड्यूस होती है और अच्छी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों क्रॉप की अच्छी होती है, ठीक है। तो देखिए द किंग्स एंड किंगडम यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। तो जितना भी आपने अभी इससे पहले हमने सारी चीज़ें पढ़ी है ना कि जो किंग्स थे उनका इतना बड़ा साम्राज्य था, उनका इतना बड़ा किंगडम था ना, ये सारी चीज़ें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि जो विलेजेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। विलेजेस क्या है, बहुत अच्छे से क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या बहुत अच्छे से ऐसी सारी चीज़ें दे रहे हैं जो क्या है शहर के लिए, जो किंग्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर विलेज में विलेजर्स फार्मर्स रह रहे हैं वो ही अच्छे से प्रोडक्शन नहीं करते किसी भी चीज़ का, तो किंग या फिर उनका जो साम्राज्य है वो फैलता ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। तो इनकी हेल्प से जो है ये उनका किंगडम जो है फैला है। While new tools and the system of transplantation increased production, irrigation was also used. जैसे जैसे हम नए टूल्स यूज़ करने लगे और सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या होता है, किसी भी दो बॉडी हैं, ठीक है, कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो इसमें से क्या करी हमने, इसका कोई एक पार्ट निकाल के क्या है इस वाले ऑब्जेक्ट में डाल दिया, इसे हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब एक चीज़ से निकाल के हम दूसरी चीज़, उस बॉडी की चीज़ या कोई भी चीज़ है दूसरी चीज़ में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, नए नए टूल्स आए, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। इरिगेशन भी हमने, प्रोडक्शन मतलब कि जो क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा होगी, तो इरिगेशन का भी हमने यूज़ करा इसके लिए, ठीक है। जैसे क्या करते थे ना, इरिगेशन वर्क्स दैट वर बिल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम इंक्लूडेड कैनाल, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। देखिए जो इरिगेशन इस टाइम पे इरिगेशन किस तरीके से होता था, जैसे कि कैनाल्स बना दिए जाते थे। अब देखिए कैनाल्स क्या होता है, यहाँ देखिए यहाँ से एक रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, और यहाँ पे किसी का पर्सन का लैंड है,
अब यहाँ पे पानी चाहिए उनको इरिगेशन के लिए। तो अब ये जो रिवर है इसकी तो डायरेक्शन सीधे है नॉर्मली, तो ये ऐसे इधर को जाएगी, इधर को तो टर्न नहीं होगी। तो लोग क्या है यहाँ पे कैनाल्स बना देते थे, बड़े बड़े कैनाल बनाने के बाद क्या होता था, जो ये पानी है इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी और ये यहाँ को जाने के बजाय यहाँ खेतों में जाता था। ठीक है, तो वो बड़े बड़े कैनाल्स बना देते थे, वेल्स कुएँ बनाते थे, वहाँ से अब बड़े बड़े कुएँ खोद के बना देते थे। तो जो पानी आता था वहाँ पे क्या है, बरसातों में पानी इकट्ठा हो जाता था। टैंक्स हो गए, आर्टिफिशियल लेक्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनाते थे जो कि इरिगेशन के लिए यूज़ होते थे। ठीक है, अब देखिए हु लिव्ड इन विलेजेस, तो गांव में रहते कौन थे, ये बताया। गांव के लोग इतना प्रोटेक्शन तो कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो गांव में रहते कौन लोग थे। देखिए देयर वर एट लीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल लिविंग इन द मोस्ट विलेजेस इन द सदर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। लाइक इनमें बोला कि गांव में 3 डिफरेंट तरीके के, ठीक है, 3 अलग अलग तरीके के लोग थे जो ज़्यादातर सदर्न और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, उसमें रहते थे। सब कॉन्टिनेंट मतलब आपको बहुत बार बता चुके हैं सब कॉन्टिनेंट मतलब क्या है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ आती थी, वो सब कॉन्टिनेंट होता था। लेकिन इतने हज़ार साल पहले ऐसे कंट्रीज़ डिवाइड नहीं हुई थी, तो इंडिया ही बाद में जब हुआ, इंडिया को ही फिर अलग अलग कंट्रीज़ में डिवाइड कर दिया गया कि ये पाकिस्तान हो गई, बांग्लादेश हो गई, ये चाइना हो गई, इंडिया हो गया, ठीक है। पहला पूरा एरिया था उसको सब कॉन्टिनेंट बोलते थे। तो 3 अलग अलग तरीके के लोग रहते थे इस सब कॉन्टिनेंट में, साउदर्न और नॉर्दर्न पार्ट में। जैसे इन द तमिल रीजन लार्ज लैंड ओनर्स वर नोन एज वेलालर, ठीक है। तमिल जो पहले लोग थे वो कौन थे, वेलालर। वो किन्हें बोलते थे हम, जो लार्ज लैंड ओनर्स थे, जिनके पास क्या बहुत ही ज़्यादा लैंड थी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ज़मीनें थी उनके पास, ठीक है, उनको हम बोलते थे वेलालर, ठीक है। एक पहले तरीके के लोग ये हो गए जो गाँव में रहते थे। फिर दूसरे कौन से थे, ऑर्डिनरी प्लोवमैन वर नोन एज उजावर। जो लोग क्या है ऑर्डिनरी प्लोवमैन थे, जो क्या है छोटे मोटे किसान थे, जो खेतों में क्या खुदाई करा करते थे अपने प्लोशियर की हेल्प से, उन्हें उजावर बोलते थे। और तीसरे क्या थे, लैंडलेस लेबर, ऐसे लेबर जिनके पास अपना क्या है, अपनी कोई भी ज़मीन नहीं थी या फिर अपना कोई भी खेत नहीं था। वो सिर्फ क्या करते थे, जो दूसरों के खेत होते थे, जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उनके खेत होते थे, उनमें क्या करते थे वो लोग, लेबर मतलब वहाँ जाके काम करते थे, ठीक है, जिसमें स्लेव्स भी आते थे, मतलब जिन लोगों को गुलाम बना के रखा गया था, जिन्हें कि क्या बोलते थे, कादियासिर या फिर अदीमई। अब देखिए तमिल रीजन में क्या है, जो 3 डिफरेंट काइंड लोग के पीपल थे, वो पहले थे लैंड ओनर जिन्हें कि वेलालर बोलते हैं, दूसरे थे ऑर्डिनरी प्लोमैन, ठीक है, जो खेतों में खुदाई करते थे, जिन्हें उजावर बोलते हैं तमिल में, तीसरे थे लैंडलेस लेबर, जिनके पास क्या है अपनी खुद की कोई भी ज़मीन नहीं थी, वो दूसरों की ज़मीनों में काम करते थे, जिन्हें अदीमई या फिर कादियासिर बोलते थे। तो डिफरेंट तरीके के लोग हो गए, ठीक है, ये सदर्न पार्ट में। अब देखिए इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ दी, वो तो साउदर्न पार्ट में हो गए तमिल वाले रीजन में। अगर हम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में देखें तो वहाँ पे कौन कौन थे, द विलेज हेडमैन वॉज नोन एज द ग्राम भोजक। जो विलेज का हेडमैन था ना, जो मतलब एक गांव होगा उसका हेड होगा, जो उस पूरे गांव को देखता होगा, उसे हम बोलते थे ग्राम भोजक, ठीक है। यूजुअली मैन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशन, इन अदर वर्ड द पोस्ट वॉज हेरिडेटरी। ग्राम भोजक मेनली वो होते थे, इसमें इनकी जो पोस्ट थी ना वो हेरिडेटरी थी। हेरिडेटरी मतलब जनरेशन टू जनरेशन, वो ही उन्हीं के घर वाले क्या है वो पोस्ट लेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक फैमिली ए है, ठीक है, उनके घर में एक जो है कोई ग्राम भोजक है, वो विलेज का हेडमैन है। तो जब उनकी डेथ हो गई या कुछ भी हो गया तो उसके बाद क्या उनका जो बेटा होगा वो विलेज का हेडमैन बन जाएगा, फिर उसके बाद उनका बेटा। तो इसलिए जो ये पोस्ट थी ना वो हेरिडेटरी थी, मतलब उसी जनरेशन में, जनरेशन टू जनरेशन एक ही फैमिली में आगे को ये बढ़ते जाती थी। द ग्राम भोजक वॉज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर, जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्क्स टू कल्टिवेट द लैंड। जो ग्राम भोजक थे ना वो लोग कौन थे, लार्जेस्ट लैंड ओनर, जिनके पास गांव में क्या होती थी सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो होते थे ग्राम भोजक, ठीक है। जर्नली वो लोग क्या करते थे, जो उन लोगों के नौकर हैं ना, जिन लोगों को उन्होंने गुलाम बना के रखा है, ठीक है, उन लोगों को हायर करते थे, मतलब कि उन लोगों से बोलते थे कि हमारी जो लैंड है वहाँ पे कल्टिवेशन करो, वहाँ पे खेती करो।
Besides, as he was powerful, the king often used him to collect taxes from the village. He also functioned as a judge and sometimes as a policeman. अब देखिए यहाँ पे बोला है कि जो ग्राम भोजक है वो पावरफुल तो थे ही, ठीक है, उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन थी और वो और लोगों से वहाँ पे अपनी ज़मीनों में काम कराते थे। इतनी पावर होने के बाद ना जो वहाँ उस रीजन का हेडमैन तो ये ग्राम भोजक हो गया जो विलेज को देख रहा है, लेकिन उस रीजन का एक किंग भी होगा ना जो बहुत सारे विलेजेस को देख रहा होगा। तो वो क्या है, हर विलेज का जो हेडमैन होता था उससे बोलता था कि तुम अपने जो भी तुम्हारा विलेज है वहाँ से जो भी टैक्स हो रहा है, जो भी पीजेंट लोग जो खेती कर रहे हैं उससे जो टैक्स आ रहा है उसको तुम कलेक्ट करो और तुम मुझे दो, ठीक है। तो टैक्स कलेक्ट करने का काम भी ग्राम भोजक करता था। और इसके अलावा और भी फंक्शन जो है ग्राम भोजक करता था, जैसे कि कभी वो एज अ जज भी फंक्शन करता था और कभी कभी एज अ पुलिसमैन भी फंक्शन करता था, ठीक है। तो देखिए पहले तो हो गए ग्राम भोजक, नदन पाठ की बात हो रही है। फिर ग्राम भोजक के अलावा क्या थे ना, देयर वर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स नोन एज गृहपाटीज, ठीक है, गृहपतीस। देखिए इनके अलावा ग्राम भोजक के अलावा मतलब जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन है, उसके अलावा गांव में और इंडिपेंडेंट फार्मर भी थी, मतलब जिनके पास क्या थी, ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, स्मॉल लैंड ओनर्स, मतलब उनके कंपैरिजन में ग्राम भोजक के कंपैरिजन में थोड़ी कम ज़मीन थी, ठीक है। इनको हम गृहपतीज बोलते हैं, ठीक है, जिनमें से ज़्यादातर लोग क्या थे, स्मॉल लैंड ओनर्स थे। एंड देन देयर वर मैन एंड वुमेन सच एज द दासास, ठीक है, हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड ओन्ड बाय अदर। और फिर तीसरे लोग कौन थे, जो जिनके पास क्या थी, अपनी खुद की कोई भी ज़मीन नहीं थी, जिन्हें दासास बोलते थे। वो क्या है, अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए दूसरों की ज़मीन पे, ठीक है, दूसरों की ज़मीन पे वो लोग क्या है, काम किया करते थे, ठीक है। तो देखिए यही है जो ऊपर जो सदन पार्ट में बताया आपको, जो 3 तरीके के लोग थे। पहले थे जो विल्लार थे, ठीक है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन थी। फिर ऑर्डनरी प्लोमैन, उजावर। फिर ऐसे लोग थे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं थी, दूसरों की ज़मीनों में काम करते थे, आदिमई। फिर नदन पार्ट में आपने देखा ग्राम भोजक थे, ठीक है, जिनके पास बहुत ही ज़्यादा ज़मीन थी। फिर दूसरे आते हैं ये आपके जो स्मॉल लैंड ओनर्स थे, जिन्हें क्या बोलते हैं, गृहपतीज बोलते हैं। फिर तीसरे कौन थे, जिनके पास खुद की कोई भी ज़मीन नहीं थी, वो दूसरों की ज़मीन में काम करा करते थे, वहाँ फसलें उगाया करते थे। और कुछ विलेजेस में क्या था ना, कुछ क्राफ्ट पर्सन भी रहते थे, जैसे कि लोहार हो गया, कारपेंटर लकड़ी का काम करता है जो, या फिर क्या हो गया, वीवर जो बुनाई करते हैं ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे थी, ठीक है। अब देखिए द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन के बारे में यहाँ पे बताया है कि जो पहले क्या है तमिल में वर्क किया जाता था उसे क्या बोलते थे, संगम लिटरेचर बोलते थे। और ये जो है ना आज से 2300 साल पहले ये लिटरेचर कंपोज किया गया था, ठीक है। और इसको हम संगम इसीलिए बोलते थे ना क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये जो सारी चीज़ें कंपोज होती हैं उनको एक असेंबली में कंपोज किया गया था। असेंबली को हम उस असेंबली को क्या है संगम ही बोलते थे, ठीक है। और जिसमें क्या होता था, अलग अलग जगह से पोएट्स आते थे, ऐसे पोएट्स आते थे जो मदुरई में रहते हैं, वहाँ से जो है पोएट्स आते थे। और जो ये ऊपर हमने टर्म यूज़ करा है ना, ये संगम लिटरेचर में ही हमें मिले हैं। संगम लिटरेचर में जैसे कि जो ये हमने ये विल्लार, उजावर, आदिमई ये टर्म देखे ना, ये संगम लिटरेचर में ही मिले हैं। संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहाँ पे असेंबलीज़ में लोग कंपाइल होते थे और यहीं पे ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी, जिसे कि संगम बोलते हैं। अब देखिए फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज़, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। अब इसमें हम सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, शहरों की कहानियों के बारे में कि जो शहर थे उनकी क्या कहानी थी, वहाँ जो ट्रैवलर्स आते थे, वहाँ के स्कल्पचर जो मूर्तिकार थे, और आर्कियोलॉजी वहाँ की, ठीक है। देखिए यू मे हैव हर्ड अबाउट जातकास के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. तो ये जो जातकास थी ना, ये क्या थी, एक स्टोरी थी जो कि मोस्टली किसने लिखी थी, जो ऑर्डिनरी लोग होते थे वहाँ शहरों के या गाँव के, मतलब राजा बड़े बड़े घरानों से बिलोंग नहीं करते थे, ऑर्डिनरी लोग थे जो ये स्टोरी लिखते थे, ठीक है। उसके बाद जो मतलब ये ऑर्डिनरी स्टोरी कंपोज करते थे, बनाते थे। उसके बाद जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते थे ना,
वो लोग क्या करते थे, इन स्टोरीज़ को लिखते थे और फिर क्या करते थे, अच्छी जगह से मतलब अच्छी तरीके से एक जगह इसको संभाल के रख दिया करते थे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक स्टोरी ही बताई गई है, जात का स्टोरी, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे गरीब आदमी था जो धीरे धीरे करके अमीर बना। तो देखिए ये जातका में ये स्टोरी लिखी है, वहीं के ऑर्डिनरी लोगों ने ये स्टोरी बताई है और बुद्धिस्ट मॉन्क ने इनको लिख के अच्छे से प्रिजर्व करा है। तो देखिए द क्लेवर पुअर मैन, एक गरीब आदमी की स्टोरी है कि वो कैसे क्या है अपनी चतुराई की वजह से कैसे वो अमीर बना। तो देखिए, once upon a time there was a clever poor young man who lived in a city. His only resource was a dead rat. He started off by selling it for a coin to a hotel for a cat. अब देखिए इसमें बताया कि एक समय की बात है, ठीक है, एक बहुत ही चालाक और पुअर गरीब था लेकिन चालाक यंग मैन था जो कि शहर में रहता था और उसका जीने का उसका जो एक मात्र उसके पास जो चीज़ थी वो था उसका मरा हुआ चूहा। ठीक है, उसके पास एक मरा हुआ चूहा था, तो उसने उस चूहे को क्या है एक होटल में बेच दिया। 1 रुपये में उस चूहे ने उस आदमी ने उसको होटल में भेज दिया किसी बिल्ली के लिए, बोला कि तुम अपनी बिल्ली को इसको दे देना मरे हुए चूहे को, क्योंकि चूहा क्या है बिल्ली खाती है। ठीक है, उसने बेच दिया, वहाँ पे उसको रुपया मिल गया। फिर देखिए एक दिन क्या होता है, then one day there was a storm. The king garden was littered with branches and leaves and the gardener was at loss as how to clear the mess. The young man offered to clean the garden if he could keep the wooden leaves. The gardener agreed at once. अब इसमें बताया है कि एक दिन की बात है, बहुत ही तेज़ आंधी तूफान चल रहा था और किंग था वहाँ एक, ठीक है, उसी शहर में कोई किंग होगा, उसका एक गार्डन था। ठीक है, अब तूफ़ान आ रहा था तो उसके गार्डन में जो पत्तियाँ जो ब्रांचेस थी वो इधर उधर पूरे गार्डन में फैल गई। अब जो गार्डनर था उस गार्डन का उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पत्तियाँ जो हैं कैसे क्लियर करूँ, कैसे इस पत्तियों की साफ़ सफाई करूँ। ठीक है, तो वो यंग मैन वहाँ से जा रहा था, तो उस यंग मैन ने देखा ये सारी चीज़ें, तो उस यंग मैन ने उस गार्डनर से बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये पत्तियाँ और ये टुकड़े लकड़ी के टुकड़े जितनी भी सारी चीज़ें हैं इसे मैं साफ़ कर दूंगा, ठीक है, लेकिन इसके बदले क्या होगा, तुम्हें मुझे ये लकड़ी और उनके पत्ते मुझे दे देना। तो गार्डनर एग्रीड हो गया, उसने बोला ठीक है, तुम ये सारी चीज़ें साफ़ कर दो गार्डन से और ये लकड़ी और पत्ते तुम ले जाओ। अब देखिए तो फिर उसके बाद यंग मैन ने क्या करा। The young man rounded up all the children who were playing with an offer of sweets for every stick and leaf that they could collect it. ठीक है, अब क्या है, जो यंग मैन उसने क्या करा, वहाँ पे उसी गार्डन के बगल में कुछ छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उसने उन सारे बच्चों को इकट्ठा किया और उन बच्चों से बोला कि तुम ये इकट्ठा करो, ये लीव्स और स्टिक इकट्ठा करो, और अगर तुम एक एक लीव से एक स्टिक भी इकट्ठा करोगे तो मैं उसके बदले तुम्हें क्या मिठाई दूंगा। तो ऐसे क्या करा बच्चों ने, बहुत ही जल्दी क्या है, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत ही जल्दी वो सारी लीव्स और पत्तियाँ एक जगह पे इकट्ठा कर दी और जो गार्डन है वो पूरा साफ़ हो गया। ठीक है, एक जगह इकट्ठा करा, वो साफ़ हो गया। Just then the king potter was on the lookout for fuel with which to bake his pots, so he took the whole load and paid the young man for it. अब देखिए अब क्या हो गया, वो सारी चीज़ें फिर वो अपने साथ इकट्ठा कर दी और गार्डनर ने उससे यंग मैन से प्रॉमिस किया है था कि अगर तुम ये सारी चीज़ें सफाई करोगे तो हाँ मैं तुम्हें ये पत्तियाँ और ये चीज़ें दे दूँगा। तो वो सारी चीज़ें उस यंग आदमी ने रख ली। अब क्या, एक दिन एक किंग्स पॉटर था, एक जो किंग है उसका पॉटर जो कि मतलब मिट्टियों के जो घड़े वड़े ये सारी चीज़ें बनाता है, वो क्या है फ्यूल कुछ चीज़ जलाने के लिए देख रहा था। अपने पॉट्स जो उसके पॉट्स थे ना उनको बेक करते थे, गर्म करते थे, तो वो कुछ चीज़ें उनको जलाने के लिए देख रहा था। अब जो ये था यंग मैन था उसके पास ये पत्तियाँ और लकड़ियाँ थी, तो उसने उसको दे दी वो पत्तियाँ और लकड़ियाँ उस किंग के पॉटर को, और उस किंग के पॉटर ने उसके बदले क्या है उसको पैसे दे दिए। तो ऐसे उसने पैसे कमा लिए। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक दिन एक यंग मैन ने क्या एक दूसरे प्लान के बारे में सोचा। He carried a jar full of water to the city gate and offered water to 500 ground cutters. They were pleased and said, "You have done us a good turn. Tell us what we can do for you." अब एक दिन क्या हुआ, अब उस आदमी ने अब पैसे कमाने का दूसरा तरीका सोचा। उसने क्या करा, एक जार जिसमें कि पानी भरा हुआ था उसको शहर के गेट पे ले गया और वहाँ पे खड़ा हो गया। और वहाँ के जो ग्रास कटर्स थे ना, जो वहाँ घास काट रहे थे उस शहर में 500 लोग थे जो घास काट रहे थे,
तो उस यंग मैन ने फ्री में जो है वो पानी उनको पिला दिया। जो ग्रास कटर थे वो लोग भी प्यासे थे, वो बहुत ही उसने प्लीज़ किया, उसको थैंक यू बोला और उससे बोला कि इसके बदले में तुम क्या चाहते हो। तो यंग मैन ने बोला कि जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। उस टाइम को उसने बताया, बोला जब ज़रूरत होगी तब मैं बता दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो यंग मैन है उसने जो इधर उधर व्यापारी थे उन लोगों से भी उसने दोस्ती बना ली। तो एक दिन ठीक है, एक ट्रेडर आया और उसने उससे बोला, एक व्यापारी आया और उसने उस यंग मैन से बोला कि टुमारो अ हॉर्स डीलर इज़ कमिंग टू टाउन विथ 500 horses. Hearing this, our young man went back to the grass cutter. He said, please give me a bundle of grass each and don't sell your grass till mine is sold. They agreed and gave him 500 bundle of grass. अब देखिए जो यंग मैन है उसने क्या है, व्यापारियों से भी दोस्ती बना ली थी। तो एक दिन उसके एक व्यापारी दोस्त ने उस यंग मैन से बोला कि क्या है, कल हमारे यहाँ शहर में जो है एक घोड़े का डीलर आ रहा है जो कि 500 घोड़े अपने साथ लेके आएगा। तो अब उसने ये सुना यंग मैन ने, तो वो अपने उन दोस्तों के पास गया जो ग्रास कटर दोस्त थे ना, जिसको उन्होंने पानी पिलाया था, उनके पास गया और उनसे बोला, क्योंकि उसने बोला था ना जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास, कि तुम 500 लोग में से हर एक लोग मुझे क्या है एक एक बंडल घास का दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचना जब तक क्या है मेरी घास नहीं बिक जाती है। अब अगले वो लोग मान गए, क्योंकि उनने उसको पानी पिलाया था तो मान गए वो लोग। सब ने उसको एक एक ग्रास दे दी, एक एक बंडल ग्रास का दे दिया, उसके पास 500 बंडल हो गए। फिर अगले दिन जब वो घोड़े का डीलर था वो गांव में आया। अब उसे क्या था, अपने घोड़ों के लिए घास चाहिए थी खाने के लिए। अब उसने गांव में ग्रास कटर से मांगी होगी घास, लेकिन उस आदमी ने बोला था कि जब तक मेरी घास नहीं बिक जाएगी तुम किसी को भी अपनी घास मत बेचना। तो उन लोगों ने प्रॉमिस किया था, तो उन्होंने क्या अपनी घास नहीं बेची उसको, उस हॉर्स डीलर को। फिर वो हॉर्स डीलर फाइनली लास्ट में जब उस यंग मैन के पास गया तो उसने क्या है 500 बंडल उन सबको उसको बेच दिए हॉर्स डीलर को, और उसको जो है उसके पैसे मिल गए, 1000 कॉइन्स उसको दे दिए। तो देखिए कैसे इसमें दिखाया कि एक पुअर मैन अपनी क्लेवरनेस के साथ इतना चतुर था, चालाक था कि उसने इतने पैसे कमा लिए। ये सारी स्टोरीज जो है जातक में जो ऑर्डिनरी लोग थे वहाँ के वो लोग लिखते थे। So we can use other kind of evidence to find out about life in some of the early cities. तो हम और भी प्रूफ हमें मिले जिससे कि जो लोग शहरों में रह रहे थे उनके बारे में हम जान सके। जैसे कि स्कल्प्टर्स कार्व्ड सीन्स डिपिक्टिंग पीपल लाइव्स इन टाउन्स एंड विलेजेस एज वेल एज इन द फॉरेस्ट। जो वहाँ के मूर्तिकार लोग थे ना वो ऐसी चीज़ें बनाते थे, ठीक है, जिससे कि मतलब जो विलेजेस या फिर जो फॉरेस्ट में लोग रह रहे हैं उनके लाइफ के बारे में पता चलता था। Many of these sculptures were used to decorate railings, pillars and gateways of buildings that were visited by people. और बहुत से स्कल्पचर्स ऐसे थे वो जो क्या है जहाँ पे लोग घूमने आते थे ना जिस जगह पे, उसके रेलिंग पे या फिर पिलर्स पे या फिर गेटवे पे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते थे, उसको डेकोरेट करके रखते थे। अब देखिए मैनी ऑफ द सिटीज़ दैट डेवलप्ड फ्रॉम अबाउट 2500 ईयर्स अगो वर द कैपिटल ऑफ महाजनपद दैट यू हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 6। इसमें देखिए आपने महाजनपद के बारे में पढ़ा था ना, बहुत सारे जनपद जब मिलते थे तो वो क्या होता था, महाजनपद होता था। तो जितने भी सिटीज़ लाइक आज से 2500 साल पहले डेवलप हुई थी वो क्या थी, कैपिटल्स थी, किसकी, महाजनपद की। As we had seen, some of these cities were surrounded by massive fortification wall। और हमने ये भी देखा था कि जो ये सिटीज़ थी इनके चारों तरफ बहुत बड़े बड़े क्या थे, किले थे, उनकी दीवारें थी। In many cities, archaeologists have found rows of posts or ceramic ring arranged one on the top of the other, these known as ring wall। तो बहुत सी सिटीज़ में जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जो पास्ट के बारे में पता करते हैं, जब वो लोग गए तो उन्हें क्या है जो अब मटके के घड़े मिले, ठीक है, ऐसे लाइन में रखे हुए थे घड़े मिले, या फिर क्या है सिरेमिक रिंग्स उन्हें मिली जो एक के ऊपर ऐसे अरेंज कर रखी थी, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा आपको, ऐसे सिरेमिक रिंग मिली जो कि वन आफ्टर अनदर अरेंज करके रखी थी। इन आर्कियोलॉजिस्ट को सिटीज़ में जो है ये सारी चीज़ें मिली थी। और इसमें बताया है कि इसे हम रिंग वेल बोलते थे, और कुछ लोग जो है इसको मतलब टॉयलेट की तरह भी यूज़ करते थे किसी किसी केसेस में, सिरेमिक रिंग को लाइक या तो टॉयलेट्स की तरह यूज़ कर ली थी या फिर ड्रेन्स की जगह, या फिर वहाँ पे अपना कूड़ा कबाड़ा डंप कर देते थे। और मोस्टली जो है ये सिरेमिक जो ये रिंग वेल थी ये हर किसी के घर में जो है पाई जाती थी।
वी हैव हार्डली एनी रिमेन्स ऑफ द पैलेसेस मार्केट और ऑफ होम्स ऑफ ऑर्डनरी पीपल। अब जो वहाँ के ऑर्डनरी लोग थे ना, उनके मोस्टली हमें वहाँ के लोगों के रिमेन्स या फिर उनके मार्केट या फिर उनके घर जो है हमें बहुत ही कम मिल पाए थे, नहीं मिल पाए थे। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो उनके घर होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, लकड़ी मिट्टी के बने होंगे तो वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे, इसलिए हमें नहीं मिले होंगे। और जो दूसरा तरीका था इन अर्ली सिटीज़ के बारे में जानने का, वो क्या था, जो उस शहर में जो लोग सेलर्स या फिर जो लोग वहाँ पे घूमने आते थे या देखने आते थे, वो उस शहर के बारे में लिखते थे, ठीक है, अकाउंट बनाते थे। उनकी तरह उससे भी हमें हेल्प मिली सिटीज़ के बारे में जानने का, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट डिटेल अकाउंट दैट हैज़ बीन फाउंड वे बाय एन अननोन ग्रीक सेलर, ही डिस्क्राइब्ड ऑल हिज पोर्ट्स ही विजिटेड। सॉरी, तो देखिए इसमें एक डिटेल अकाउंट हमें मिला, उनका नाम नहीं पता हमें ग्रीक सेलर का, ठीक है। एक अननोन ग्रीक सेलर ने अकाउंट एक लिखा था, जिस मतलब शहर में जिस जगह भी वो घूमने गए थे उस चीज़ के बारे में उन्होंने लिखा था, ठीक है। अब देखिए कॉइन्स, सिक्के जो थे उसके बारे में पढ़ेंगे। You may have noticed how wealth is measured in terms of coins in the story of page 90। तो अभी जो स्टोरी हमने देखी उसमें देखा कि जिसके पास सिक्के हैं वो कितने अमीर होता था, ठीक है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनने भी क्या है, सेवरल थाउजेंड ऑफ कॉइन्स जो है मिले थे, जो इस पीरियड से बिलोंग करते हैं। थाउजेंड ऑफ कॉइन्स उन आर्कियोलॉजिस्ट को भी मिले थे। The earliest coins which were used for about 500 years ago were punch mark coins, such ones shown below। जो पहले आज से 500 साल पहले यूज़ होते थे ना, वो पंच मार्क कॉइन्स थे। जैसे कि कोई भी मेटल का कुछ भी है उसमें क्या है, एक सील थी, स्टैम्प थी, वो मार्क कर दी जाती थी, इसलिए इसे पंच मार्क कॉइन, मतलब इंस्क्राइब नहीं किया जाता था, खुदवा के इसमें चीज़ें नहीं लिखी जाती थी, बस एक सील होती थी जो इसके ऊपर जो थप्पा लगा दिया जाता था, इसलिए ऐसे कॉइन्स जो है पहले यूज़ होते थे। मतलब लाइक ये मेटल होता था जैसे कि सिल्वर हो गया या कॉपर हो गया, उसके ऊपर जो है ये डिज़ाइन बना दिए जाते थे या फिर मतलब सील कर दी जाती थी, पंच मार दिया जाता था। अब देखिए सिटीज़ विद मैनी फंक्शन, फिर ऐसे भी शहर थे जिनके बहुत सारे काम थे, उसके बारे में हमने पढ़ा। जैसे कि वेरी ऑफन अ सिंगल टाउन वाज इम्पॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ रीज़न। अब देखिए ऐसा भी है कि एक ही टाउन जो है बहुत ही सारे काम किया करता था। ऐसा नहीं है कि एक टाउन है तो वो एग्रीकल्चर ही करेगा, ऐसा नहीं था। एक ही टाउन के अलग अलग तरीके के फंक्शन होते थे, एग्रीकल्चर, ब्लैक स्मिथ, कारपेंट्री, बहुत सारी चीज़ें वहाँ होती थी। जैसे कि जो मथुरा था ना, मथुरा हैज़ बीन एन इम्पॉर्टेंट सेटलमेंट फॉर मोर देन 2500 ईयर्स। लाइक आज से 2500 साल पहले भी क्या है, मथुरा में बहुत सारे लोग जो आके रहते थे। और मथुरा इम्पॉर्टेंट इसीलिए था ना क्योंकि वो कहाँ पे था, एट द क्रॉस रोड ऑफ टू मेजर रूट्स ऑफ द ट्रैवल एंड ट्रेड, ठीक है। दो रास्ते थे, ठीक है, जहाँ पे ये क्रॉस करते थे ना, मतलब इन रास्तों से क्या होता था, व्यापार होता था और यहीं से लोग जो है ट्रैवल करके आते थे। तो मथुरा क्या है, जहाँ पे ये दो रास्ते क्रॉस होते थे उन्हीं के बीचों बीच जहाँ पे मथुरा पड़ता था, इसलिए मथुरा जो है इतना इम्पोर्टेंट था, यहाँ पे इतने लोग रहते थे क्योंकि यहाँ से रास्ते जाते थे जहाँ से व्यापार भी होता था और लोग ट्रैवलर्स भी यहाँ से आते थे। जैसे कि बताया, फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द ईस्ट एंड फ्रॉम द नॉर्थ टू साइड। फिर क्या है, देयर वर फोर्टिफिकेशन अराउंड द सिटीज़ एंड सेवरल श्रिंक्स, ठीक है। जो सिटी, जो ये शहर था उसके चारों ओर फोर्टिफिकेशन था, बड़े बड़े किले बने हुए थे, ठीक है। और जो फार्मर्स और हर्डर्स थे यहाँ के, ठीक है, वो लोग क्या करते थे, यहाँ जो लोग रह रहे हैं शहरों में, जो भी चीज़ें प्रोड्यूस करते, जैसे जो फार्मर्स हैं वो क्रॉप्स प्रोड्यूस करते थे, जो हर्डर्स हैं वो लोग जो भी मिल्क हो गया, जो भी डेयरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे, वो जो शहरों में लोग रह रहे हैं उनको वो सारी चीज़ें देते थे। और जो मथुरा है ना वो मतलब यहाँ पे क्या है, स्कल्पचर भी बहुत ही अच्छे तरीके से स्कल्पचर मूर्तियाँ जो हैं प्रोड्यूस की जाती थी। फिर अराउंड 200 ईयर्स अगो मथुरा बिकेम द सेकंड कैपिटल ऑफ द खुसान्स, अबाउट whom यू विल रीड इन चैप्टर 10। फिर आज से 2000 साल पहले जो मथुरा है इतना इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मथुरा में बहुत सारे फंक्शंस हो रहे थे, इसलिए मथुरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गई थी और सेकंड कैपिटल बन गई थी खुशंस की, जो अभी आप अगले चैप्टर 10 में आप पढ़ोगे। और मथुरा क्या है, रिलीजियस सेंटर भी था, यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत सारे मंदिर भी थे, भगवानों की भी यहाँ पे पूजा होती थी। जैसे कि यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी मथुरा में,
चेन श्राइन्स था, ठीक है। और यहाँ पे क्या एक इम्पॉर्टेंट सेंटर भी था जहाँ पे कृष्ण भगवान की पूजा की जाती थी। Several inscriptions on surfaces such as stone slabs and statue have been found in मथुरा। अब मथुरा में क्या है, कुछ इंस्क्रिप्शन भी मिले थे, जैसे कि स्टोन हो गया, स्लैब्स हो गया, स्टैचू हो गया। उसमें क्या है, उसमें कुछ चीज़ें गोद के या फिर खुदवा के लिखी होंगी उन स्टोन्स में, स्टैचूज़ में, ठीक है। ग्रेजुअली जो ये इंस्क्रिप्शन थे ना, ये शॉर्ट इंस्क्रिप्शन थे जिसमें क्या लिखा जाता था, जो मतलब इन मंदिरों में क्या है, मैन या वुमेन आते थे, ठीक है। जो मॉनेस्ट्रीज़ थी ना, जो वहाँ की मॉनेस्ट्रीज़ थी, उनको जो भी गिफ्ट विफ्ट दे के जाते थे ना, वो क्या है इन इंस्क्रिप्शन में खुदवा के लिखा जाता था, जो भी चीज़ वो लोग देते थे। दीज वर मेड बाई किंग्स एंड क्वींस, से किंग्स और क्वींस जो है वो लोग बनाते थे, ठीक है। ऑफिसर, मर्चेंट या फिर पर्सन जो है वहाँ शहरों में रहते थे। और जो इंस्क्रिप्शन थे ना मथुरा के, मेंशन गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, वीवर्स, ये सारी चीज़ें थी। अब देखिए हम क्राफ्ट और क्राफ्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, वी ऑल्सो हैव आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर क्राफ्ट, दिस इंक्लूड एक्सट्रीमली फाइन पोट्री। अब हमें इतनी सारी चीज़ें तो मिली, इसके हमें क्राफ्ट के भी बहुत सारे एविडेंस जो है वहाँ पे मिले, जैसे कि बहुत ही अच्छी पोर्ट्स जो है, बहुत ही अच्छे अच्छे पोर्ट्स जो है हमें बने हुए वहाँ पे मिले आर्कियोलॉजिस्ट को, ठीक है। नोन एज द नदन ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर, उसे जो बोलते थे नदन ब्लॉक पॉलिश्ड वेयर, ऐसे पॉट्स वहाँ पे मिले थे, लाइक मिट्टी के घड़े होते थे, इसे हम नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इसलिए बोलते थे। नॉर्दर्न एरिया में मोस्टली पाए जाते थे और मिट्टी के घड़े होते थे, ठीक है। जिससे क्या, जैसे ये मिट्टी का एक पॉट होगा, ठीक है, इसको क्या है बहुत ही ज़्यादा हीट करा जाएगा, फर्नेस में इस घड़े को बहुत ही ज़्यादा हीट करा जाएगा। हीट करने के बाद क्या होता था, इसके चारों ओर एक काली काली परत जो है आ जाती थी गर्म करने के बाद। उसके बाद फिर उस काली परत को क्या है एक बहुत ही शाइन पॉलिश से पॉलिश कर दिया जाता था, तो वो बहुत ही शाइनी लगते थे पॉट, फिर उसमें डिज़ाइन बना दिए जाते थे। तो हमें ये सारी चीज़ें मिली, ठीक है। और इट गेट इट्स नेम फ्रॉम द फैक्ट दैट, और इसका नेम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ज़्यादातर नदन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट पे पाया जाता था और ब्लैक कलर का था, और इसमें बहुत ही अच्छी शाइनी जो है उसमें पॉलिश कर दी जाती थी। अब देखिए, रिमेंबर दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर मैनी क्राफ्ट मे नॉट हैव सर्वाइव, और बहुत से क्राफ्ट ऐसे भी होंगे जो अभी तक सर्वाइव नहीं कर पाए होंगे। वी नो फ्रॉम टेक्स्ट दैट मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोथ वॉज इम्पॉर्टेंट, हमें जो टेक्स्ट है उससे ये पता चला कि क्लोथ्स भी बहुत ज़्यादा बनाए जाते थे। देयर वर फेमस सेंटर्स सच एज वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ, बोथ मैन एंड वुमेन वर्कड इन दिस सेंटर, ठीक है, ये फेमस सेंटर थे। अब मैनी क्राफ्ट पर्सन एंड मर्चेंट नाउ फॉर्म्ड एसोसिएशन, बहुत से क्राफ्ट पर्सन और मर्चेंट थे, वो एक ग्रुप बना देते थे एसोसिएशन, जिसे शेरिन्स बोलते थे। और इस शेरिन्स के जो क्राफ्ट पर्सन थे ना, वो लोगों को ट्रेनिंग देते थे रॉ मटेरियल बनाने की, और वो खुद भी जो है रॉ मटेरियल बनाते थे, और फिर एक मतलब रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते थे, रॉ मटेरियल लेके आते थे कहीं से, और फिर उस रॉ मटेरियल की हेल्प से एक अच्छा, बहुत ही अच्छा फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है बनाते थे। और जो श्रेणीज़ हैं, इनके अपने खुद के बैंक भी थे, ठीक है। इनके बैंक में जो रिच मैन और वुमेन थे वो कुछ पैसे क्या है जमा भी करते थे, ठीक है। और जो ये श्रेणीज़ हैं वो अपने मतलब ये रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने में उन पैसे को क्या है इन्वेस्ट करते थे। जो रिच और मैन और वुमेन उनके बैंक में इकट्ठा कर रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाने में उसको इन्वेस्ट किया, और फिर जब बेचा तो उनका प्रोडक्ट अच्छे खासे रेट में बिक जाता था। तो जो जिन भी मैन वुमेन ने या किंग ने वहाँ पे फिर अपना पैसा जमा किया है, उनको क्या है इंटरेस्ट थोड़ा पैसा बढ़ा के वो लोग दे देते थे, जिससे क्या उन लोगों का फ़ायदा भी हो जाता था। हम लोग भी करते हैं आजकल, बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वहाँ से हमें इंटरेस्ट थोड़ा बढ़ा के ही पैसा मिलता है ना। अब देखिए, अ क्लोजर लुक अरिका मेदू के बारे में बताया है, ठीक है। इसमें लाइक 200 से 1900 साल पहले, इतने मतलब 2200 से 1900 साल के बीच में क्या था, जो अरिका मेदू थी, यहाँ पे क्या था कोस्टल सेटलमेंट, मतलब जो नदी है उसके किनारे, यहाँ पे किनारा था, यहाँ पे लोग रहते थे, जहाँ पे क्या थे जो शिप्स थे वहाँ पे इसी जगह पे अनलोड किए जाते थे, जो गुड्स है यहीं पे उतारे जाते थे अलग अलग जगह से जो ला रहे हैं, ठीक है। जो नदी के किनारे यहीं पे लोग आके जो है यहाँ पे रहने लग गए थे।
अ मैसिव ब्रिक स्ट्रक्चर विच में हैव बीन अ वेयर हाउसेज, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रिक के स्ट्रक्चर भी मिले थे जहाँ पे वेयर हाउस होगा, यहाँ पे जो भी सामान लाया जा रहा होगा उसको स्टोर किया जाता होगा। और यहाँ पे भी पोइट्री मिली थी, जैसे मेडिटेरियन रीजन में, जैसे कि एम्फोर, ठीक है, एम्फोर मतलब एक जार होता था जिसमें दोनों साइड से पकड़ने का होता था, इसके अंदर लिक्विड जैसे कि ऑयल, ये सारी चीज़ें रखी जाती थी, ठीक है। बहुत सी सारी जो है यहाँ पे चीज़ें मिली थी। और यहाँ पे क्या हमें मिला था, देयर वर येट अनदर काइंड ऑफ पोइट्री जो कि लोकली लोग बनाते थे, जैसे कि रोमन डिज़ाइन इसमें यूज़ होता था, रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, ये सारी चीज़ें भी साइट में मिली थी। और देखिए स्मॉल टैंक्स हैव बीन फाउंड दैट वर प्रोबेबली डाइंग वेट्स, स्मॉल टैंक भी यहाँ पे जो मिले थे, जो मोस्टली क्या होते थे, डाई उसमें होती थी, जो कि कपड़ों में डाई करने के काम आते थे। और यहाँ पे देयर इज़ प्लेंटी ऑफ एविडेंस फॉर द मेकिंग ऑफ बेंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स एंड ग्लासेस। और यहाँ पे हमें ऐसे भी बहुत सारी बीड्स मिले जिससे कि लोग क्या है प्रीशियस स्टोन्स और क्या है ग्लासेस बनाया करते होंगे, ठीक है। तो हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि पहले लोग कैसे शहरों में काम किया करते थे, एक ही शहरों में कितने सारे फंक्शंस हुआ करते थे, विलेजेस के बारे में पढ़ा कि कैसे वो एग्रीकल्चर किया करते थे। सो आई होप मैंने आपको जो चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होगी। सो थैंक यू सो मच।